तो हम चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट की परवाह हमको है नहीं, ताकि कल पब्लिक नहीं कहे कि प्रोफेसर मुसव्विर छोड़ के भाग गया। 6 महीना में कहाँ से, अरे आप पाए तो कहाँ से धन आता है, कहाँ से क्या आता है, आप देखिए उसको। अगर इलीगल किया तो प्रशांत को जेल भेजिए, अब प्रशांत को छप्पड़ मारिए। प्रशांत कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, अब आपके बात मान लिए, बीटी में टक पैसा लेके कर रहा है, आप कीजिए ना भाई। पप्पू यादव तो धरना पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पटना में बैठे हैं छात्रों के साथ, रात को आके मतलब जैसे धरना शुरू हुआ वो दिल्ली से वहाँ लैंड कर। किस दिन देखे भाई आप? जिस दिन का बैठते हैं। हाँ। आज पप्पू यादव झारखंड में बैठते हैं, कल दिल्ली में बैठते हैं, आज पटना में बैठते हैं, जिसके चलते वो मुसलमानों की बात करना बंद कर दिया। मुसलमान अपने को असहाय महसूस किया। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर का उदय, प्रशांत किशोर अगर आज छात्रों के साथ कर रहा है, आप उससे आगे बढ़ के 2 कदम ज्यादा कीजिए ना, छात्रों को हक दिलाइए। तो कर तो रहे हैं, विपक्ष तो लगे, मतलब विपक्ष तो उसके साथ खड़े हैं। कैसे विपक्ष? पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, किस दिन आंदोलन किया? कौन सा फैक्ट्री पूर्णिया में खुल गया, कौन सा मधेपुरा में खुल गया, कौन सा किशनगंज में खुल गया? अभी तो एयरपोर्ट का बोल रहे हैं कि वो, अरे भैया एयरपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, एयरपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, 6 लेन। छात्र की राजनीति छात्र करता है, राजनीतिक दल का काम है उसका सपोर्ट करना। सब लोग आए, तेजस्वी जी आए, पप्पू जी आए, प्रशांत जी भी गए, आप गए, आप प्रशांत जी आंदोलन किए, आप प्रशांत जी को कहता है डाइवर्ट कर दिए। अरे भाई डाइवर्ट करे तो आप सीधा रास्ता दीजिए ना। विपक्ष का कोई नेता अगर मतलब कुछ बढ़ चढ़ के बोलने जा रहे हैं तो उस पर मतलब ईडी सीबीआई की जांच हो जाती है। पप्पू जी, तेजस्वी जी सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। आपने कब विपक्ष को एकजुट करके कोई आंदोलन किया है? एक दिन काम चलाओ, रेल चलाओ, रोको प्रस्ताव, धरना चल, प्रदर्शन कर दिए लेकर के, उससे नहीं होता है। विपक्ष भी आपस में नुरा कुश्ती कर रहा है, वो संगठित होकर सत्ता पक्ष का पुरजोर विरोध नहीं कर रहा है। आज समझते हैं कि भारत की राजनीति तो बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई कि विपक्ष भी आपस में नुरा कुश्ती कर रहा है। जो ये देखा कि धन इकट्ठा कर जाने के बाद ही हमें राजनीति में मौका मिल जाएगा, या कोई बाहुबल बन जाने से हमको राजनीति में मौका हुआ। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज की शाम के अड्डा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने आए हैं बहादुरगंज के कद्दावर नेता, जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष मुसव्विर आलम के आवास पे हम पहुंचे हैं। और जैसे जैसे चुनावी वक्त करीब आता जा रहा है उस हिसाब से किशनगंज जिले में, खासकर बिहार के किशनगंज जिले में नए नए नेता उभर के आते हैं। हालांकि किसका क्या मकसद है वो बात की बात है, लेकिन नेतागिरी सबको करनी है, ये अभी एक प्रचलन चला है। आपके पास थोड़ी सी पैसा है, आप थोड़े दिखने में ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, चुनावी रैली में उतर जाओ। और किसका क्या मकसद रहता है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं बहादुरगंज के नेता जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष के आवास पे, और बात करेंगे बहुत सारा और जानने का कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है और क्या सोच रहे हैं किशनगंज जिले को लेकर। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं मुसव्विर आलम जी। मुसव्विर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे द मीडिया लाइव में। क्या कहना चाहेंगे मतलब ये किशनगंज की राजनीति को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, साथ ही आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और यहाँ की राजनीतिक या सामाजिक स्थिति के बारे में मुझसे जानना चाहा। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, सामाजिक कार्य करता रहा हूँ और छात्र काल से ही, छात्र जीवन से ही मैं यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हुए थे, चाहे मोहन हुसैन आज़ाद हो, नजमुद्दीन साहब हो, और सबसे बड़ी बात है तस्लीमुद्दीन साहब हो, उन लोगों के साथ रहने का मौका मिला। तो यहाँ के इलाकों यहाँ के इलाके की समस्याओं को लेकर हम लोग चर्चा करते रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बहुत सारे कई बार कह चुका हूँ, कई चैनलों पर भी कह चुका हूँ कि बिहार की राजनीति नहीं बल्कि सीमांचल सहित पूरे भारत की राजनीति में 75 साल में अगर 2 दशक को छोड़ दिया जाए तो 70 के बाद से यहाँ की राजनीति कभी धनबल, कभी बाहुबल, कभी वंशवाद के आधार पर चलता रहा। अच्छा। जिसके चलते भारतीय राजनीति में एक मैसेज गया, ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ा
जो ये देखा कि धन इकट्ठा कर जाने के बाद ही हमें राजनीति में मौका मिल जाएगा या कोई बाहुबल बन जाने से हमको राजनीति में मौका हुआ, धीरे धीरे वंशवाद की प्रथा पड़ी कि बाप है तो बेटा बनेगा, पोता बनेगा, इसलिए अच्छे लोग राजनीति से धीरे धीरे अलग होने लगे। अच्छा, मैंने राजनीति में उनकी दिलचस्पी कम होती गई, जिस कारण आज पूरे राजनीति में आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग दिन दुनिया को देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि आज किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता में कोई नीति सिद्धांत रह गया है क्या? आज प्रजातंत्र व्यवस्था में सत्ता और विपक्ष होता है। सत्ता का काम है जनता के किए गए वादों को पूरा करना, जनता से लिए गए वोट का मैंने क्या कहते हैं जो प्रिविलेज था, वादा किया उसको पूरा करना। यदि उसको नहीं करते हैं तो विपक्ष का काम है उसका विरोध करना। आज सत्ता मनमानी कर रहा है, धर्म और के नाम पर राजनीति कर रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, चंद पूंजीपतियों के सहारे इस देश को चलाया जा रहा है, आम आदमी के हितों की अवहेलना कर रही है, टैक्स पर टैक्स लादा जा रहा है। आज हर भारतीय नागरिक पर 1,75,000 रुपया का विदेशी कर्ज है, जो चिंता का विषय है। वहीं विपक्ष की भी वही स्थिति है, विपक्ष का कभी एकजुट नहीं हो पाया। रात को कोई विपक्ष के दल एक बयान देते हैं, दूसरे दिन वही पालते हैं। विपक्ष भी आपस में नुरा कुश्ती कर रहा है, वो संगठित होकर सत्ता पक्ष का पुरजोर विरोध नहीं कर रहा है। आज समझते हैं कि भारत की राजनीति तो बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई कि विपक्ष भी आपस में नुरा कुश्ती कर रहा है। बजाय देखा जाए तो विपक्ष तो लगे हुए हैं, मतलब विपक्ष पे भी मतलब विपक्ष का चलने नहीं देते हैं। विपक्ष का कोई नेता अगर मतलब कुछ बढ़ चढ़ के बोलने जा रहे हैं तो उस पर मतलब ईडी सीबीआई की जांच हो जाती है। राज्य की उत्पत्ति शक्ति सिद्धांत के आधार पर हुआ है, समझे। जिसकी शक्ति रही है, आप लोग जब राज्य की उत्पत्ति का चर्चा कीजिएगा तो पहले बंजारा इंसान भी जानवर थे, वो धीरे धीरे नदियों के किनारे गए, सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ परिवार बना, परिवार से खानदान बना, कई खानदान मिला के कबीला बना, और कबीला में जो ताकतवर सरदार होता था दूसरे कबीले को कब्जा करके अंतर्राज्य की उत्पत्ति हुई जी। तो आपकी शक्ति से डरेगा ना, आप तो खुद अपने में नोड़ा कुश्ती कर रहे हैं, विपक्ष को ताकत ही नहीं है। आज छोटे छोटे दल, मैंने कहा ना, पूंजी और ताकत हो जाने के चलते क्षेत्रीय दल का विकास हुआ। अच्छी बात है, प्रजातंत्र व्यवस्था में क्षेत्रीय दल होना चाहिए, क्षेत्र की समस्या, लेकिन ये क्षेत्रीय दल भी अब उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो क्षेत्रीय नहीं रह करके वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना चाहते हैं, जिसके वजह से राष्ट्रीय जो दल थे वो अपने को कमजोर महसूस कर रहा है। अभी यूपीए और एनडीए है, यूपीए में बहुत सारे दल हैं और कई मजबूत दल है, चाहे बिहार के हों, साउथ के हों, आंध्र उधर तो बंगाल के हों, लेकिन इन लोगों के बीच में एकता है क्या? आज एक सब तो अपने सत्ता मतलब चमकाने के पीछे लगे हुए हैं। दिक्कत है ना, प्रजा तभी तो दिक्कत है। आप कोई दायित्व अपना, सत्ता पक्ष तो अवहेलना कर ही रहा है, ईडी सीबीआई जो भी होता है सबको लगा करके विपक्ष को धराशायी करता है। अगर ये लोग एकजुट हो जाए तो उस पर रोक लग सकता है, जैसा कि महागठबंधन में देखा पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में, थोड़ा एकजुटता दिखाई तो कुछ तो सफलता मिली। इंडिया फिर पुनः वही हाल है इन लोगों का। आज एक बिहार में घटना हुई है छात्रों के साथ जी, पीएससी छात्रों के साथ। अब देखिए भाई, छात्र की राजनीति छात्र करता है, राजनीतिक दल का काम है उसका सपोर्ट करना। सब लोग आए, तेजस्वी जी आए, पप्पू जी आए, प्रशांत जी भी गए, आप गए, अब प्रशांत जी आंदोलन किए, अब प्रशांत जी को कहता है डाइवर्ट कर दिए। अरे भाई डाइवर्ट करे तो आप सीधा रास्ता दीजिए ना। पप्पू जी, तेजस्वी जी सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। आपने कब विपक्ष को एकजुट करके कोई आंदोलन किया है? एक दिन काम चलाओ, रेल चलाओ, रोको प्रस्ताव, धरना चल, प्रदर्शन कर दिए लेकर के, उससे नहीं होता है। ऐसा क्या मुसव्विर जी, आपको मैं सवाल करूंगा कि ऐसा क्यों होता है? आखिर प्रशांत जी के ऊपर क्यों ऐसा मतलब ये हुआ, आरोप लगा और प्रशांत जी को अरेस्ट कर लेते हैं, पूरी मतलब कुछ घंटों के बाद छोड़ दिए जाते हैं, मतलब ऐसा क्या मतलब? प्रशांत जी को अरेस्ट, प्रशांत जी निश्चित रूप से आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी फिलहाल प्रशांत किशोर का मिशन और विजन अच्छा है। अब तक सत्ता पक्ष जो बहुत मनमानी कर रहा था, मुसलमानों के साथ बहुत ही अत्याचार या जुल्म कर रहा था, तो ऐसे वक्त में विपक्ष को मुसलमानों के पीछे खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो
मजबूती के साथ कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो या अन्य दल हो, वामपंथी को छोड़ के ये लोग ऐसा कर रहा था कि बेसी अगर मुसलमानों के सपोर्ट में बोलोगे तो हमारा हिंदू वोट कट जाएगा, जिसके चलते वो मुसलमानों की बात करना बंद कर दिया। मुसलमान अपने को असहाय महसूस किया। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर का उदय बिहार में एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि चाहे वो आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, कहीं मोदी के ऐसा ये भी गलत हो जाए और बात है, लेकिन फिलहाल जो उसका मिशन और विजन है, उन्होंने कहा कि बिहार की जो राजनीति है, जो भागीदारी जितनी जिसकी आबादी है उस हिसाब से देंगे, मुसलमानों को भी देंगे, दलितों को देंगे, अगर फॉरवर्ड कम है तो कम, जिस रेशियो में उसको देंगे, उसके लिए वो काम कर रहा है। और राजनीति में उसको लेके चला, तब दूसरे दलों की चिंता बढ़ी। और कौन ऐसा तोप है भाई, अब चंद दिन हुआ राजनीति में आए हुए, 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ और आप लोग को चिंता हो गई प्रशांत किशोर से। आप दशकों से राजनीति कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, महारथी हैं, आपका जनाधार है, अपने को मास लीडर कहते हैं, आपको एक छोटा प्रशांत किशोर जो आगे बढ़ा उससे आपको चिंता होने लगी। ठीक है, आप राजनीतिक दल हैं, राजनीति में भी आपको अपनी बात रखने का हक है। प्रशांत किशोर अगर आज छात्रों के साथ कर रहा है, आप उससे आगे बढ़ के 2 कदम ज़्यादा कीजिए ना, छात्रों को हक दिलाइए। तो कर तो रहे हैं, विपक्ष तो लगे, मतलब विपक्ष तो उसके साथ खड़े हैं। कैसे विपक्ष? पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, किस दिन आंदोलन किया? आंदोलन ऐसा नहीं होता। हमारे बापू ने जो आंदोलन दिया बताया वो कंटिन्यू होना चाहिए, समझे? एक दिन आके सड़क पर उतर गए, झंडा मसाल जला दिए तो नहीं होगा, आंदोलन लंबा चलना होगा। इतना बड़ा डिक्टेटर सरकार आपको, एनडीए की सरकार जो आपको कुचल देना चाहती है, उस सरकार को से लड़ाई लड़ने के लिए आपको एकजुट होना होगा, परिपक्व होना होगा। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। पप्पू यादव तो धरना पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पटना में बैठे हैं छात्रों के साथ, रात को आके मतलब जैसे धरना शुरू हुआ वो दिल्ली से वहाँ लैंड कर। किस दिन देखे भाई आप? जिस दिन का बैठते हैं। हाँ। आज पप्पू यादव झारखंड में बैठते हैं, कल दिल्ली में बैठते हैं, आज पटना में बैठते हैं। पप्पू यादव नो डाउट एक अच्छे नेता है, लेकिन उनकी अस्थिरता के चलते वो अपने को बर्बाद की, अपने को पीछे। अरे कांग्रेस जब आप लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कांग्रेस जब आपको नहीं ले रहे, तो अपनी ताकत दिखाइए। सीमांचल के लोग आपके साथ हैं, आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेगा, लेकिन आप तो पूरी दुनिया को लेकर पड़े हैं। पहले अपनी ताकत आपको पहचान नहीं है, क्या कर दिया? आप भी तो 15, 25, 30 साल से राजनीति में रहे हैं, चाहे सांसद के रूप में, विधायक के रूप में। कौन सा फैक्ट्री पूर्णिया में खुल गया, कौन सा मधेपुरा में खुल गया, कौन सा किशनगंज में खुल गया? अभी तो एयरपोर्ट का बोल रहे हैं कि वो, अरे भैया एयरपोर्ट मुझे नहीं चाहिए, एयरपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। 6 लेन, कौन गरीब चलता है 6 लेन में? पूंजीपतियों के लिए 6 लेन बन रहा है, एयरपोर्ट पूंजीपतियों के लिए मिल रहा है। मसवीर जैसा आदमी प्लेन से नहीं जा सकता है, उसके लिए वो ट्रेन और बस चाहिए, समझे? आप कौन चलता है 4 लेन में? आज दिल्ली का पूंजीपति, महाराष्ट्र का पूंजीपति, गुजरात का पूंजीपति असम में फैक्ट्री लगाता है, आता है 4 लेन में उसका सामान। कौन गरीब का भला हो रहा है भाई? ठीक है, होना चाहिए, लेकिन पहले उसका आज जो बेरोजगार है, युवा नौजवान किसान बदहाल है, आप 50 किलो का यूरिया का पैकेट मिलता था कि नहीं? मिलता था। बाद में 45 किया, अब 40 में आ गया, 40 में आ गया और बोलता है हमने सब्सिडी दे दिया। 5 किलो अनाज लोगों को दे करके 10 रुपया का साबुन 30 रुपया मिल रहा है, जीएसटी लगा के। तो आप भाई कहाँ दे रहे हैं? अरे वो इस मुद्दे को लेकर लड़ाई होनी चाहिए। आज धर्म के नाम पर बात हो रही है, जात के नाम पर बात हो रही है, नीति। ये प्रशांत किशोर धर्म जात नीति से उठ के बात कर रहा है, सबको लेके बात कर रहा है। ठीक है, प्रशांत किशोर को जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो आने वाला भविष्य बताएगा। आप तो प्री एस्टेब्लिश्ड हैं, पहले से स्थापित हैं, पहले के नेता हैं। आप अपना क्या दिखा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कभी स्तर में काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी के आशा में, नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे, हमारे पास आ जाएगा, हम सरकार बना लेंगे। अरे कहीं बयान आया, तेजस्वी यादव तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी मतलब उनको ऑफर किए हैं, लेकिन खुला ऑफर किए हैं, लेकिन नीतीश जी तो ठुकरा दिया उनको। ठुकरा दिए तो क्यों उस आशा में है? आप विपक्ष में फिलहाल हैं, विपक्ष का रोल अदा कीजिए। आप कौन सा विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं बताइए ना? आप क्यों नहीं लिया मुख्यमंत्री से टाइम? आप विपक्ष के नेता हैं, आप क्यों नहीं विधायक का डेलीगेशन लेके परसों गए हैं? आप पहले क्यों नहीं गए? क्योंकि प्रशांत किशोर आगे बढ़ा, प्रशांत किशोर को माइलेज मिल रहा है। मैंने कहा था प्रशांत किशोर के साथ मैं जुड़ा हूं, तो प्रशांत किशोर बहुत दूध का धोया हुआ है। कल क्या होगा प्रशांत किशोर को देखना बाकी है। आपको मैंने देखा
जनता ने देखा, परखा, बार बार मौका दिया, उस मौके का क्या लाभ दिया आप? कौन चीज़ दिया? आप किशनगंज की बात ही करता हूँ मैं, एक सरकारी कॉलेज खुला, बताइए आप लोग। वही मैं बात करने वाला हूँ, एजुकेशन सिस्टम में भी आपको बात करूंगा कि किशनगंज का इस बदहाली का मतलब ऐसा स्थिति आ गया है कि बच्चों को एडमिशन लेने के लिए मतलब कॉलेज नहीं मिल पा रही है। दरभंगा जाना पड़ रहा है बच्चियों को, दरभंगा बच्चियों को, जहाँ मतलब लड़कियों को मतलब एजुकेशन सिस्टम में नीतीश जी तो आगे ला लिए हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश जी लगाए, लालू जी लगाए, पप्पू जी लगाए, तेजस्वी जी लगाए, प्रशांत जी लगाए या नीतीश जी। इस आज के दिन में बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। नीतीश जी कहीं ना कहीं किस परिस्थिति में अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। 4 IAS चल रहा है। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले एडमिशन कॉलेज में अप्लाई करते थे बच्चे हमारे, सिलेक्शन होता था, एडमिशन होता था। इन्होंने कहा ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट में आएगा तब। हाँ, 3 उसी आधार से हम कॉलेज फिक्स करेंगे जी। तो भाई यहाँ गरीब के बच्चे हैं जी, ऑटोमेटिक, गरीब के बच्चे कमजोर हैं, वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, उसको अप्रोच नहीं है, तो वो उसका रिजल्ट खराब होगा, तो उसका सिलेक्शन तो होगा नहीं यहाँ के कॉलेजों में। तो आप कर देते हैं दरभंगा। आज हमारे यहाँ की चिकाबाड़ी चुनीमाड़ी की बच्चियाँ कहाँ है? इंटर में दरभंगा में एडमिशन लिया है। अब बताइए आप बिहार का कम से कम इंटरमीडिएट एजुकेशन में 50% छात्रों को पढ़ाने का काम +2 विद्यालय के साथ वो कर रही है, माने अफिलिएटेड कॉलेज कर रही है। अफिलिएट कुछ नहीं सोचते हैं साहब। आप तरह तरह का वोट लेने के लिए नीति लगाते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, 10 किलो से खींच लेते हैं पैसा उससे, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये IAS बिहार को चला रहा है। ये आनंद किशोर जो है, जी। जो शिक्षा सचिव मन का प्रभार में है, सॉरी शिक्षा सचिव कहते हैं, इंटरमीडिएट काउंसिल के प्रभार में है, वो तो आके इसको बिजनेस बना दिया। आज है किस, आप लोग ईमानदारी से कहिए, किस कॉलेज में 10% बच्चा एपेरो क्लास करता है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा, खासकर किशनगंज में। ये कहीं नहीं, एक भी कॉलेज आप बता दीजिए जहाँ 10% लड़का जा। कॉलेज हो गया एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, बस इसी 3 चीज़ के लिए जाना जाता है और कुछ नहीं है। मैं खुद कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, मैं 2-3 साल रिटायरमेंट का हो गया। मेरे कॉलेज में जाके आप आज देख के आइए, इस शिक्षा व्यवस्था को ये IAS और कोचिंग संचालक बड़े बड़े जो हैं उनके मिली भगत से चल रहा है। आज क्वेश्चन जो लीक हुआ, इसके पीछे कौन है? बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और ये कोचिंग संचालक के बड़े पूंजीपति मालिक हैं। आप जैसे होनेहार 10 करोड़ का कोई चुन लिया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला गया, आपको 10,000 15,000 में पढ़ाने का काम करते हैं आप, वो बिजनेस करता है। और IAS IPS UPSC BPSC और दूसरे एग्जाम है, जो क्वेश्चन सेट करता है उससे 5 करोड़ रुपया दिया, क्वेश्चन आउट कर दिया, तो उसके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्वालिफाई किए। गरीब के बच्चे जो देहात से जाते हैं वो नहीं कर सकेंगे। आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि सरकार जांच करे, पेपर लीक क्या हुआ है जांच करे। जांच नहीं हुआ तो मत कीजिए, छात्रों को संतुष्ट कीजिए आप कि आप लोगों का गलत है, प्रशांत गलत ढंग से आपको उसका रहा है। सरकार को चाहिए ना, सरकार बोल रहे हैं नीतीश जी प्रशांत किशोर गलत है, तो प्रशांत किशोर को गलत साबित कीजिए, अनावश्यक मत कीजिए। मेरी बहन को देख रहे हैं कहाँ से पैसा आ रहा है, आपको कहाँ से पैसा आ रहा है लालू जी, नीतीश जी, आपको कहाँ से आ रहा है? यही बात है ना भाई। हम भी एक चुनाव लड़े थे यहाँ इससे जन अधिकार से, लोग कह रहा था ना, आप लोग तो लोकल हैं कि ये मोदी का पैसा से लड़ रहा है। आज भी बोल रहा है प्रशांत B टीम है अब इसी को बोला B टीम है। आप A टीम B टीम C टीम के चक्कर में छोड़िए, उसके चरित्र को देखिए वो कर क्या रहा है। बिल्कुल, अगर आपका दुश्मन भी आपके लिए अच्छा करे तो आप उसका साथ दीजिए। आपका दुश्मन भी इलाके के लिए अच्छा सोच रहा है तो उसका साथ आपको देना चाहिए, आपको भले बहुत खराब हो जाए। यहाँ क्या करता, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए हैं, आप अपना निजी स्वार्थ के लिए। आप देख लिए 75 साल में क्या मिला इस जिले को। अरे वो तो धन्य हो आपको, मैंने तस्लीमुद्दीन साहब और ये मनमोहन सिंह जो चले गए कि आपके यहाँ दिगल बैंक में बन रहा है रेलवे प्रोजेक्ट। मैंने जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट को किशनगंज जिला में पूरा होते हुए नहीं देखा सिवाय रेलवे प्रोजेक्ट के। महानंदा बेसिन काम हो रहा है, पैसा नहीं दे रहे हैं आप। अलीगढ़ में 10 टका नहीं दिला सके आप। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक दिन बता दीजिए किशनगंज जिला का चारों विधायक बैठ के किशनगंज की पब्लिक के सामने समस्याओं को जाना। ठीक है, आप अलग अलग दल का राजनीति कीजिए, जब चुनाव एक दूसरे को गाली दीजिए। बस इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करने के लिए आया हूँ आपसे, खासकर कि आखिर यहाँ का मुद्दा जो रहता है
इलेक्शन के समय में तो सभी नेता बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद फिर क्या होता है? जनता को इलेक्शन के वादे को, इलेक्शन के भाषण को नहीं सुनना चाहिए। जनता को जो प्रतिनिधि बनाया है जी, उसके पिछले कार्यकाल का आकलन करना चाहिए। ये आने वाले जो हमारे युवा आ रहे हैं उसके भावी योजनाओं को जानना चाहिए। उसका अब तक उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या काम किया, समाज में उसकी कैसी माने पकड़ है, या कि समाज में उसका कैसा लोग उसको मान रहे हैं जी। इस आधार पर लोग को वोट करना चाहिए। न कि आज मेरे पास 10 करोड़ टका हो गया, हम टिकट खरीद लिए और चुनाव में आ गए, पैसा खर्च गए, चुनाव जीत के चले गए। यही तो हुआ। आज देखिए साहब, कौन गरीब का बेटा आ सकेगा? आप आज माइक लेके घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ के बहुत सारे एमएलए से 1000 गुना ज़्यादा क्वालिटी आप में है, आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्यों आपके गार्जियन आपको पैसा नहीं दे सकता है? 2 बीघा 10 बीघा जमीन है वो बेच के तो आपको देगा नहीं, आप कभी नहीं बन पाइएगा। कितनी योग्यता रहे, कितनी क्वालिफिकेशन है। मेरी लड़ाई वही है कि 180% लोग गरीब है यहाँ। आज तक कोई गरीब का बेटा यहाँ आगे क्यों नहीं किया? पहली बार इस्लामुद्दीन बागी साहब गए थे जी, पहली बार उसको लोगों ने एक छोटा सा घर बनाया, लोग कहा बागी साहब बड़का घर बना ले, बड़का महल बना ले। आज क्या हुआ साहब, एक मामूली टीचर, मामूली डॉक्टर, यहाँ तक कि आप नर्सिंग होम चलाने वाला, कोई डिग्री नहीं है, आज देखिए बड़ा बड़ा महल बना रहा है। कौन सा ऐसा नेता है जो जमीन का कारोबार नहीं कर रहा है, जमीन का दलाली नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो भाई जनता को समझना होगा कि आपको पैसा, धन, बल, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 5000, 2000 के चक्कर में रहना है तो वही आगे भी करते रहिए, उसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं तो आपको परखना होगा, देखना होगा कि जैसे कि कहा जाता है होनहार बिरवे के चिकने चिकने पात। अगर किसमें कोई क्वालिटी है तो आपको कहीं जरूर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। आज कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं प्रोफेसर साहब इलेक्शन के टाइम में आ रहे हैं। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई एक आदमी किशनगंज जिला का पॉलिटिकल बता दीजिए जो बिना किसी पद लिए 40 साल से लोगों के बीच रहा है और कुछ किया है। मैं नहीं कहता हूं मैं बहुत कुछ किया हूं, कुछ किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, से सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चियों, पहले हमारे यहाँ बच्ची आती थी, स्कूल कॉलेज नहीं आती थी, घर घर घूमे हम लोग लोगों को लाने के लिए, बहुत कुछ किया हम लोग। आए हम लोग के पास धन नहीं है तो अगले बार तो देखे पैसे के वजह से हम पीछे गए भाई। बिल्कुल। अगले बार भी लोग हवा उड़ा दिया कि पप्पू यादव मोदी का पैसा लेके हेलीकॉप्टर उड़ाता है, आरोप लगाता ही नहीं। तो इसलिए पप्पू जी को कहूँगा मैं खास करके कि पप्पू जी आप होनहार पिता के होनहार पुत्र हैं, आप में योग्यता है, आपको क्षमता है, आप लड़ाकू हैं। इस तरह के उसी राजनीति मत कीजिए, अपने पर भरोसा कीजिए, कभी दूसरे पर नहीं। आप दूसरे के चक्कर में अपने को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी छोटी सी राय है उनको, क्योंकि दुख होता, हम भी चाहते थे कि सीमांचल कोसी अंचल का एक नेता हो जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, दोनों क्षेत्र को पीछे किया, लेकिन ये इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। अरे साथ दीजिए, नहीं है छोड़िए, आप प्रशांत को छप्पड़ मारिए, प्रशांत कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है वो आपके बात मान लिए, बी टीम है, पैसा लेके कर रहा है, आप कीजिए ना भाई, जनता आपके साथ, आप मास लीडर भी हैं, आप निर्दलीय कई बार जीत के दिखाए हैं, लोगों को साबित किए हैं, आप भी एमपी, आप निर्दलीय जीते हैं, अपनी ताकत दिखाइए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। मेरी राय उनसे है। साथ ही साथ लालू जी आप मास लीडर हैं, हम लोग जानते हैं भली भांति आपको फंसाया गया, आपको भी बड़ा दिल दिखाना होगा। कांग्रेस और राजद के चक्कर में बिहार पीछे हो रहा है, समझे जी? आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए बिहार में, नहीं तो आप कहाँ हैं? अभी इंतजार में बैठे हुए हैं, नीतीश जी पलटी मारेंगे फिर सत्ता में आएंगे, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल, जो बात हुई है उनसे तो मतलब पता है, चल ही रहा है, क्योंकि ऑफर भी कर चुके थे, लेकिन तो ऑफर तो ठुकरा दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मतलब पार्टी बदलते हैं नीतीश जी और सत्ता गरमा के रखते हैं अपना, मतलब सीएम बन के पद में, पद वो किधर भी रहे लेकिन पद उनके पास रहता है। और फिर मतलब वही चीज़ होने वाला था, मतलब जो अभी मतलब जो मीडिया में चल रही थी या फिर अखबारों में मतलब सुर्खियों मतलब बटोर रही थी कि मतलब नीतीश जी शायद पलटी मारेंगे, लेकिन नहीं हुआ। देखिए नीतीश जी नो डाउट बिहार के लिए अगर दो चार मुख्यमंत्री की चर्चा हो तो नीतीश कुमार उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन सिर्फ नीतीश जी के ईमानदार होने से नहीं होगा, नीतीश जी की टीम को होना पड़ेगा जी। नीतीश जी हमेशा अपनों से ही धोखा खाया है और आगे भी शायद अपने से धोखा खाएंगे वो।
अभी हमको ऐसा महसूस होता है कि वो अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई लीडरशिप नीतीश जी के अलावा जदयू में है नहीं। अकेले अपने क्षमता पर वो चला रहे हैं। अब उनके साथ क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, या फिर वो कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसा भी जो हो उस हालत उसकी मजबूरी वो जाने। लेकिन उनको चाहिए कि कुर्बानी के बाद ही कुछ मिल सकता है। आपने 19-20 साल सत्ता में दिया, बिहार के लिए दूसरे कर्पूरी के रूप में जाने जाएं आप बिहार के लिए कुछ बोल्ड स्टेप लेना चाहिए उनको। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो भी मजबूर हैं, क्या करेंगे। अब स्थिति यहाँ का बहुत ही ये हो गया है, बहुत क्रिटिकल हो गया है। आप देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अभी कोई पॉलिटिकल आदमी का मिशन और विजन नहीं है। अरे क्यों, क्या चीज़ है, क्यों परेशान है? सत्ता पक्ष भी परेशान प्रशांत से, विपक्ष भी परेशान। इसका मतलब प्रशांत कुछ है। प्रशांत अगर कुछ नहीं है तो आपको क्या भाई परेशानी है, क्यों आपको चिंता है? नहीं, वही तो बोल रहे हैं, विपक्ष का मतलब ये है कि वो वोट काटेंगे, कुछ बर्बाद करेंगे, मतलब वो विपक्ष का ही वो। अरे आप नहीं काटेंगे, आप प्रजातंत्र हमको रोक दीजिएगा, है ना भाई, सबको अधिकार। हम यहाँ का नागरिक है तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप अपने ताकत से, अपने मिशन और विजन से प्रशांत को परास्त कीजिए। 6 महीना में प्रशांत किशोर कहाँ से? अरे आप पाए तो कहाँ से धन आता है, कहाँ से क्या आता है, आप देखिए उसको। अगर इलीगल किया तो प्रशांत को जेल भेजिए। लेकिन प्रशांत को तो नेता इन लोगों ने बना दिया। प्रशांत तो रणनीतिकार थे ना भाई, पेशेवर थे, जैसे आप लोग मीडिया का काम करते हैं उसमें है, वो वही काम करते थे, लोगों को मदद करते थे, उसके लिए पैसा लेते थे। 100 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी दिया, ममता जी दिया, अखिलेश जी दिया, केजरीवाल दिया। वो पैसा कहाँ गया है ना मेरे प्रशांत जी के पास, तब ना खर्चा करता है। किसी से लूट के प्रशांत नहीं लाया ना। और नेता तो अफसर जनता का पॉकेट से निकाला है पैसा। अरे कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता था, चंदा फंदा करता था कि नहीं अफसर से? जी बिल्कुल। क्या प्रशांत किससे चंदा लिया? चंदा लिया हलक दबा करके मोदी से, नीतीश से, ममता से, समझे, और लोगों से पैसा लिया, काम किया, पैसा लिए। आप ये मजदूरी है आपका, उस पर मेरी नजर चली है कि लूट के लाया, ये गलत है। लेकिन कहावत है ना कि मतलब जिससे मतलब पैसा लेते हैं उसके मतलब पक्ष में मतलब रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। मैं काम, अरे ये क्लियर कट बात है भाई। आप खेत में पटुआ कमाने के लिए लीजिएगा हमको, मक्का में मिट्टी देने के लिए लीजिएगा, आपका मक्का हो ना हो, हम तो आपका मक्का में मिट्टी देंगे और शाम को 500 रुपया लेंगे। वही काम नहीं किया, अब वो अपना काम कर रहा है, तो आपको चिंता किस बात की भाई? हाँ, प्रशांत किसी से डकैती करके लाया, किसी से चोरी करके लाया, किसी का पॉकेट मारी किया, तो आप पकड़ो। तो पकड़ेगा कौन जब उनके पक्ष में मतलब अब वो सत्ता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष की मतलब सत्ता के पक्ष में है, तो अब उन पर जांच कौन करेगा? अरे सत्ता के पक्ष में होता तो प्रशांत को नेता बनाना होता तो तुरंत प्रशांत की बात मान लेता, छात्रों की बात को मान लेता, प्रशांत को जेल भेजने का प्रयास नहीं करता। बिना कोई कानूनी आधार से प्रशांत को घुमा दे रहा। कौन सा जुल्म है सत्याग्रह करना? किसी एक रिक्शा वाले को ठोकर भी लगा है क्या पटना में? किसी बच्चे को नुकसान भी पहुंचा है क्या? अरे 2 तारीख को हुआ ना एग्जामिनेशन भाई, यूपीएससी का री एग्जाम। अगर चाहते बोधरंग बच्चे को एग्जाम देने नहीं देते। हमने ट्रेन नहीं रोका ना, हमने चक्का जाम नहीं किया ना, हम लोगों को यातायात को बाधित नहीं किया ना, फिर भी हमको लिया। तो अगर प्रशांत एनडीए का सपोर्टर होता तो प्रशांत को तुरंत उठा के उसी दिन खदेड़ के भेज देता। सपोर्टर नहीं ये होता, डरता, उससे डर नहीं डरता। तो डर इस बात से है कि अब ये लोग इन लोगों के हाथ से निकल चुका है सब कुछ। प्रशांत को की बात को बुलाता गया, ये प्रशांत जी लड़कों का मांग मान लिए, कौन बड़ी बात है भाई? क्या आप लोग नहीं जानते लीक नहीं हुआ? कौन सा एग्जामिनेशन बिहार में जो लीक नहीं हुआ? इवन छोड़िए, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब क्रिएटिंग एग्जाम है। बाकी सिंपल एग्जाम है, ये बीए इंटर, किसमें क्वेश्चन नहीं होता है। बड़े बड़े बाप का बेटा बेटी टॉप बनता है कि नहीं जी? मुश्किल से कभी एक आटो दिखाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी गरीब का बच्चा का हो जाता है जी। तो भाई इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? एक पारदर्शिता बरतते हुए एक निष्पक्ष आयोग बनाना पड़ेगा।
जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन वो तो निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है, ईडी निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो ये के पक्ष में सब चल रहे हैं। हाँ, सब चल रहे हैं। जो आरोप रहता है विपक्ष का हमेशा, ये प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है, समझे जी। जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ही पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के इशारे पर चलना शुरू कर देगा, उस दिन एक याद होगा आप लोगों को, राम मनोहर लोहिया जी थे, बहुत बड़े समाजवादी थे। वो कहते थे कि जिस दिन सत्ता पक्ष का नेता भी अपनी सरकार का क्रिटिसिज्म करेगा, उसी की सरकार है, लेकिन वो अपनी सरकार अगर गलत कर रहा है, उस दिन अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करेगा, उसी दिन प्रजातंत्र असली आएगा। कोई जरूरी नहीं ना आपको हम मंत्री बना दिए तो आप सही कीजिएगा। आप अगर गलत कर रहे हैं, मेरे पार्टी का ही है, तो आपका विरोध बोलना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं, तो बड़े बड़े नेता को बोलना बंद करवा देते हैं। हाँ, तो कैसे आज बोलेंगे? देखिए, सिर्फ नेता का कसूर नहीं है, पब्लिक का भी कसूर है। पब्लिक भी कहाँ चिंता, आपके हाथ तो सब कुछ है भाई। इस तरह का हालात जो बना है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ जब तक युवा, पता नहीं युवा क्यों भटक गए हैं। आज आप जब सर्वे करके आप लोग देखते होंगे तो अबव 50 लोग कम जात धर्म की बात करते हैं, अब प्लस 50 वाले लोग कम जात धर्म की बात करते हैं, प्लस मैंने बिलो 50 मतलब इधर के न्यू जनरेशन है, चाहे वो किसी जात समुदाय से हो, वो ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा कॉम्युनल है, ज़्यादा स्वार्थी है। ये तो सब राजनीतिक दल ही की है ना, उनको वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप युवा हैं, आप देश का भविष्य हैं। आपको जिस दिन आपको समझना होगा, अगर शायद ठीक है राजनीति हमको आज़ादी मिली बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद, अगर छात्र आंदोलन में नहीं उतरते, सुभाष चंद्र बोस अगर कुछ उग्र रूप नहीं धारण करते, तो शायद इस देश को और कुछ दिन लग जाता आज़ादी को। तो आज़ादी हमें सिर्फ बापू के अहिंसा पर ही नहीं मिला, छात्रों के कुर्बानियों पर मिला, अहंकार पे मिला। वो छात्र था भगत सिंह, वो आदमी था जो कौन सी का था। आप देखिए 7 मूर्ति पटना में खड़ा है ना भाई, देख रहे हैं ना जी। कौन थे वो? स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट थे। बिल्कुल। गोली चलती रही, एक गिर गया दूसरा झंडा थमा, दूसरा गिर गया तीसरा झंडा थमा, वो था छात्र। आज छात्र 500, 1000, 2000, 5000 में, मैं सबको नहीं कहता हूँ, कुछ तो ऐसे हैं जो एक माहौल बन गया। आप भी सोचते हैं कि कल हम घूमते घूमते पैसा हो जाएगा तो हम भी मुखिया बन जाएंगे, हम भी समझते। अरे काम कीजिए लोगों का, बिल्कुल काम कीजिए, तो उस आधार पर बनना चाहिए। आज अच्छी बात है, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सबको राइट है, सब हुआ हक है, लेकिन गलत ढंग से नहीं, अपने आधार पर आधार पे होना चाहिए। जी मुसव्विर जी, बहुत बात हो गई, आपसे मैं छोटी छोटी सवाल पूछूंगा अभी। क्या मतलब मुसव्विर जी अगले विधानसभा में आ रहे हैं कैंडिडेट बनके? देखिए, मैं तो 3 बार विधानसभा लड़ा हूँ जी, लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन भी दिया है जी। मैंने कहा ना कि हम लोग धन बल नहीं है हम लोग के पास, हम लोग बाहुबली नहीं है, हम लोगों को फिर भी इसके लिए मैं जहाँ की जनता का, खास करके निचले मध्यवर्गीय गरीब तबका के लोगों का बहुत ही एहसानमंद हूँ कि मैंने किसी को पान तक नहीं खिलाया, लेकिन हमको अच्छा खासा मैंडेट दिया। ये हमारी बदकिस्मती कही या जितना हमको करना चाहिए था धनबल, वो कुछ हमारे अपने ही लोग करके हम कभी 3000 से, कभी 5000 से, सभी 7000 से, इस तरह से वोट से हम चुनाव हारे। इस बार मैं तो अपने को अलग ही कर रहा था, तो कुछ हमारे वेल विशर सारे लोग, खास करके निचले तबका के हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वो कहा कि एक बार आप लड़िए, हम लोग साथ देंगे चाहे जो हो। इसी पार्टी से, जन स्वराज पार्टी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। वो उनका कहना है कि किसी से लड़िए, बल्कि ज़्यादातर मेरे समर्थकों का कहना है कि आप निर्दलीय लड़िए। तो मेरे भाई कोई पार्टी उटी पकड़ेंगे तो थोड़ा मदद हो जाएगी झंडा बैनर से। अच्छा। अब उस वक्त तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो बोला कि इस बार हम लोग कुर्बान देंगे। तो अब रिजल्ट जो हो, रिजल्ट की चिंता मुझे नहीं है, मैं चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ठीक ठाक रखा, हालात ठीक रहे तो हम चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट की परवाह हमको है नहीं, ताकि कल पब्लिक नहीं कहे कि प्रोफेसर मुसव्विर छोड़ के भाग गया। मैं रहूँगा अंतिम वक्त तक, उसके बाद तो फिर सोशल वर्क अपना है, कर ही रहे, करते रहेंगे। आज भी लोगों के बीच में हूँ, करते रहा हूँ। अरे मैं तो पहले भी आपको कहा कि एक आदमी बताए जो बिना पद लिए लोगों के बीच रहा है। किशनगंज जिला, बहादुरगंज विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे किशनगंज जिला की बताऊँ। कोई एक ऐसा नेता किशनगंज का स्थानीय बताइए जो
बिना पद धारण, चाहे वो मुखिया बना, प्रमुख बना, चेयरमैन बना, प्रमुख बना, एमएलए बना, एमपी बना, उससे पहले वो लोगों के बीच नहीं रहा। हम तो बचपन से ही छात्र जीवन से ही लोगों के बीच में रहा हूँ। अब लोग कुछ लोग करते हैं कि मसवीर साहब सिर्फ, क्योंकि मेरे खिलाफ तो कुछ बोलने को है नहीं, तो लोग क्या बोलने लगे कि वो सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं। तो मेरा भी बाल बच्चा है ना, हम कोई लुटेरा नहीं ना, कोई बालू माफिया नहीं ना, कोई जमीन माफिया नहीं ना है, कोई ब्रोकर नहीं ना है, हमको भी तो अपना बाल बच्चा है, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। तो फिर जहाँ तक होता है हम करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और एक सवाल कि मतलब मुसव्विर जी का मतलब क्या उद्देश्य रहेगा चुनाव अगर जीतते हैं उसके बाद, और क्या क्या मुद्दा रहेगा उनका मेरा चुनाव में? एक ही सीमांचल की प्राथमिकता। अब अलीगढ़ का मैटर है, आरक्षण का, सुरजापुरी आरक्षण का मैटर है, अब एनेक्स 2 हमारा केंद्र में लंबित है, उसका मैटर है, महानंदा बेसिन का प्रोजेक्ट जेएम का त्यों है, उसको पूरा करवाइए। यहाँ पर एक अच्छा एम्स का टाइप स्टाइल का एक किशनगंज में हॉस्पिटल खोलिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक भी कॉलेज सरकारी नहीं खुला है यहाँ। एक बीएड कॉलेज है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो आप इस सब चीज़ में काम कीजिए। अगर नहीं करेगी आप लोग तो जनता आप लोगों को माफ़ नहीं करे। तो किस आधार पर वोट मांगने आया है? आज ये फ्लाईओवर वो आपका है, 6 लेन वो आपका है, रेलवे वो आपका है, तो नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जो वो तो धन्य हो उस आदमी को। नितिन गडकरी नहीं, नितिन गडकरी जो कर रहा, मैं पहले किसान में आज जो डेवलपमेंट का चेहरा बदला तो आपका वो रेलवे प्रोजेक्ट लेके जी बदला कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आज महानंदा बेसिन में कुछ काम हो रहा है, अगर हो जाएगा तो कुछ बदला। ये तो तस्लीमुद्दीन और स्वर्गीय मनमोहन सिंह का देन है जी। मानिए कि नहीं मानिए, बिल्कुल ना माने, सच्चाई है। पर्सनली इंटरेस्ट लेके उन लोगों ने ये काम किया। उसके बाद बता दीजिए तो कौन पड़ा ये लाया? ए इडा गली बने दोनों उड़ा ये करूँ। आजकल होटल का फीता काटता है, कैंटीन का फीता काटता है, शादी में जाके सेल्फी खिंचाने का काम करते हैं नेता, कब्रिस्तान में जाके सेल्फी खिंचाने का काम करते हैं, बच्चों को सैर कराते हुए फोटो खींचते हैं। यही काम करने के लिए आपको नेता बनाया? पब्लिक की समस्या को दिखाइए कि गरीब भूखे मर रहा है, वहाँ जाके सेल्फी लेके उसको खाना खिलाते हुए लीजिए। ये माने ये होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए कि आप गरीब के मसीहा बने। और पता नहीं, मैं हाथ जोड़ के सभी युवाओं से कहता हूँ कि हम लोग जाने वाले हैं, आने वाला समय है, गुलाम बन जाइएगा आप लोग। गुलामी से उठिए, आवाज़ उठाइए, संघर्ष कीजिए। पैसा टका से कुछ नहीं होने वाला है। आज 500, 1000, 10,000, 20,000 के चक्कर में आप अपना भविष्य को खो रहे हैं। आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, सीमांचल के साथ, बिहार के साथ गलत कर रहे हैं। आपको खड़ा होना होगा। मुसव्विर जी, और एक सवाल करूंगा आपसे, मतलब वक्त भी इजाज़त नहीं दे रहा है, आखिरी सवाल करूंगा मैं आपको। यहाँ पे कुछ नेता का प्रचलन है कि अगर इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी में चले जाएंगे, और अक्सर ये होता है। और कुछ कुछ नेता का देखे भी जा सकते हैं कि जिस पार्टी का वो बुराई करते थे उस पार्टी का मतलब वो अभी तारीफ भी करने लगे हैं, कहीं ना कहीं वो टिकट के लिए। बिल्कुल, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं कोई खास बात नहीं करता हूँ। आज ये छोटे नेताओं को क्यों बदनाम करते हैं? आज बड़े बड़े नेता, नीतीश जी कल वहाँ थे, कल महागठबंधन, आज एनडी, हो सकता है फिर महागठबंधन में चले जाएं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता आज जो हमारे गवर्नर साहब आए हैं, आरिफ मोहम्मद खान की चेहरा को अगर किसी ने चमकाया तो कांग्रेस था। आज भाजपा का ही नहीं, वो सब कुछ उसको इसलिए लाया गया है कि यहाँ भाजपा का मामला बने। तो जब बड़े बड़े इतने करते हैं तो हम यहाँ के नौजवानों को ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ। मैं राजनीतिक दल को एक माध्यम समझता हूँ, और किसी दल के राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो में कोई खिलाफ बात नहीं। क्या भाजपा का मैनिफेस्टो में गलत बात है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल किसी का मैनिफेस्टो में गलत तो नहीं होता है। तो उस पर मैंने कहा ना कि प्रशांत का आज का मिशन और विजन बहुत अच्छा है। कल क्या होगा, कल की मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। आज वो ऐसा है इसलिए मैं उसके साथ हूँ, अच्छा कर रहा है, कल करेगा फिर मैं देखूंगा। मेरा अपना विवेक है, अपना समझ है, अपना बूझ है। मैं राजनीतिक दल को सत्ता, चूंकि प्रजातंत्र व्यवस्था में सत्ता को हाथ में लेके लोगों की भलाई करने का मकसद है। तो राजनीतिक दल मध्यम है, कभी बस मिल जाए, कभी टेम्पो मिल जाए, कभी ट्रैकर मिल जाए, कभी ट्रैक्टर मिल जाए, कभी हवाई जहाज मिल जाए, जिसको जो सुविधा हो। लेकिन मेरा कहना है जिस माध्यम से भी आप पहुँचने का काम, अगर आप पहुँच जाते हैं तो जनता से जो वादा है उसको पूरा कीजिए, उसको निभाइए, यही असली काम है। और आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे आपके क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता को ये कहूँ को साउंड क्रिटिसिज्म कीजिए,
साउंड क्रिटिसिज्म। मैं गलत हूँ तो ऐसा नहीं, प्रजातंत्र व्यवस्था मेरी गलती को भी तरीके से उजागर कीजिए, उसको पब्लिक के बीच में लाना चाहिए। लेकिन ये जो निचले स्तर की भाषा मर्यादा कुछ विहीन बात करते हैं, इससे बचिए। और आप लोग सीमांचल की बदहाली का मुद्दा को उठाइए, चाहे वो सुरजापुरी आरक्षण का मामला हो, ये सीमांचल में स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो। कुछ है आपके पास? कुछ नहीं है। एक भी आपको कल कारखाना नहीं है। कम से कम यहाँ लगाएगा तो उसका बाप मर जाएगा तो दौड़ के लाश देखने जाएगा। अगर शादी करेगा तो 10 दिन वाइफ के साथ ससुराल में रहेगा। आज क्या है, बहुत बच्चे अपने बाप का लाश, माँ का लाश नहीं देख पा रहा है। या कुछ बाप माँ जो होता है, अपना बच्चा जो विदेश में रहता है या बाहर में रहता है, वहीं एक्सीडेंट लेके वहीं गाड़ दिया जाता है या वहीं जला दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप। क्या किस सेक्टर में किए हैं आप? बस वही सरकारी काम होता है, काम करो। आज युवा, जितने भी युवा पॉलिटिक्स में है, उसमें लगभग मैंने अधिकांश युवा ये है कि मुसव्विर साहब को एमएलए बना देंगे तो ठेकेदारी मिल जाएगा। बिल्कुल ये ना है भाई। जी जी, ये उसकी उम्मीद नहीं है कि मुसव्विर साहब अगर बन जाए तो उसको जबरदस्ती धक्का करके कुछ एक फैक्ट्री बनवाने के लिए प्रयास काम करवाएंगे, बड़ा काम करवाएं, ताकि महिला के लोगों को फायदा हो। ये चिंता का विषय है। मैं से सब नौजवानों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपका दिन है। हम लोग जितना हो सका लड़े, मुकद्दर में नहीं था, नहीं बने, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये छोड़ दीजिए। आप लोगों का भविष्य है, आने वाला दिन बहुत खराब हुआ है। आप लोग अगर संगठित नहीं रहे, और बदकिस्मती सीमांचल का है, सीमांचल में ज़मीन के नेताओं को लोग आने का मौका नहीं दिया, क्योंकि इसमें एजुकेशन की कमी है। और हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं असहाय हैं, शिक्षा की कमी है। वो आप 10 आदमी आप बोल रहे हैं, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। तो हम डिस्कशन पढ़े लिखे कर रहे हैं कि वाघ नहीं वाघ भुड़दवाची, वाघ नहीं वाघ भुड़दवाची। तो वो सुनता है चाय की दुकान में, वो जाके बोल रहे हैं सबको तो बोलो भाड़ा भी थी, चोल नहीं थे फला जन जीती अभी। और उसे लोगों को खरीद लेता है जो हमारे जैसा पूंजीपति अगर है कि भाई 10 करोड़ का को 10 चौक में छोड़ दो, वो अफवाह फैलाएगा। यही होता है यहाँ का, यही हो रहा है। हम 2 बार तो भुगतभोगी उसी का है ना भाई। अच्छा, उसी का भुगतभोगी है ना। हम तो 5 टका किसी को नहीं दिए। आप लोग भली बात ही जानते हैं। आप लोग छोटे थे फिर भी आप लोग जानते होंगे कि फिर भी हमको वोट दिया, तो अंदाजा आपको हो सकता है। लोग चाहता है, लेकिन जो जिम्मेदारी युवाओं की है बड़े। और मैं कहता हूँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पढ़ने का मतलब दूसरे का ज़मीन को हम सीओ साहब, DCLR साहब, DM साहब का अप्रोच गरीब का नहीं है। वो जाकर के फिर भी MLA साहब के पास चला गया 10 दिन, MP साहब से फ़ोन करवा दिया, मंत्री जी से करवा दिया, उसका काम हो गया। गरीब तो बेचारा रह गया। उसको 10 दिन तो किसी ने जाने का मौका नहीं है। जाएगा भी तो DM साहब से नहीं मिलेगा, जाओ आज नहीं मिलेंगे, बाहर से भगा दिया जाएगा। जी, तो ये सब आपका मुद्दा रहेगा, मतलब इलेक्शन में अगर आप चुनाव में आते हैं कि मैं तो ये सब मुद्दा आप उठाएंगे। चुनाव में नहीं, अगर मुझे मौका, ऐसे भी कर रहे हैं, मौका मिला तो हम यहाँ की बदहाली के लिए जिस स्तर से भी नीचे जाना पड़ेगा जाएंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए काम करेंगे। यही मेरा मनसा है। आप और नहीं भी जनता करेगी तो जहाँ तक मेरा औकात हम तो करते ही, आप लोग देख भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुसव्विर आलम जी। ये हमारे साथ आज मौजूद थे मुसव्विर आलम जी, जो काफ़ी समय से बात कर रहे थे और काफ़ी दिलचस्प बात कर रहे थे और काफ़ी ग्राउंड से जुड़े बात कर रहे थे। तो आप चुनाव से पहले, चुनाव जब वोट करने जाएंगे, इस बार विधानसभा की जो चुनाव है, आने वाली चुनाव, उसमें ज़रूर एक बार सोचें, अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए सोचें, किशनगंज की बदहाली के लिए सोचें, बिहार के बदहाली के लिए सोचें। क्योंकि अभी किशनगंज का ऐसा स्थिति आ गया है, अगर आपके बच्चे, आपके बच्चियाँ स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उसके एडमिशन के लिए एक बार ज़रूर सोचें। क्योंकि किशनगंज में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन डायरेक्ट हो सके। मेरिट लिस्ट में 3 साल से बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन नाम नहीं आते हैं। खासकर स्टूडेंट का इस हालत तक आ गया है। नीतीश जी तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने बच्चियों को स्कूल तक ला लिए हैं, लेकिन बच्चियों को कहाँ तक, शिक्षा के स्तर कहाँ तक उनका जा रहा है और कहाँ उनका तैयारी है और कहाँ तक पढ़ पाती है और कहाँ उसका स्तर आगे तक पहुँच पाती है, इस पर ध्यान देने का ज़रूरी है। तो इस बार वोट करने से पहले ज़रूर सोचें। जय हिंद। आप देखते रहिए द मीडिया लाइव।